नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? और मॉर्निंग वाइज मंसूर विद निदा के साथ एक दफ़ा फिर हम हाजिर हैं। और इसी के साथ साथ ही मैं मंसूर की जानिब चलूँगी, क्योंकि आज जो हमारे बीच में गेस्ट मौजूद हैं, अलग अलग शोबों से उनका ताल्लुक़ है, मगर एक बहुत ही खूबसूरत काम वो करने जा रहे हैं। जिंदाबाद। और वो काम क्या करने जा रहे हैं इसको हम जानते हैं, मगर इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। मंसूर जी, थैंक यू मैडम। सबसे अहम नुकता यह है दोस्त, जो भी हमें सुन रहे हैं, कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है, वीनस की इंतज़ामिया, वीनस के मालिकान हमेशा ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म हर उस शख्स के लिए हम मुहैया कर दें कि जो शहर के लिए कुछ अच्छा कर रहा है, जिसने अपनी फील्ड के लिए कुछ अच्छा किया है, जो आगे बढ़ने की सलाहियत रखता है। तो हम यहाँ बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे मैडम ने, यकीनन आपने पिछले प्रोग्राम में देखा होगा कि अनाउंस किया है, हम एक फ़ैशन शो भी करने जा रहे हैं। जो दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहें वो बिल्कुल मुझसे रब्ता करें, मैडम से रब्ता करें। ऐसे दोस्त, यानी एक इदारा है कराची में जो इस सारे मामले में बहुत काम करता है, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची। जैसे कि आपके इल्म में है, मोहम्मद अहमद शाह साहब, सितारा इम्तियाज़ जो हैं वो बहुत काम करते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि जो छोटे छोटे पॉकेट्स में, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है, मतलब पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, मिनी पाकिस्तान है, हर कौम, ज़बान, नस्ल का आदमी यहाँ मौजूद है। तो इसमें जो छोटे छोटे पॉकेट्स में भी अपने दीप जला रहे हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, यकीनन वो लोग जो हैं वो हमारे लिए काबिल कद्र होते हैं। हमें जब भी पता चलता है कि हमारा कोई दोस्त कोई अच्छी एक्टिविटी कर रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है शहर में, कल्चर के फ़रोग के लिए, सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, कल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो हम अपना प्लेटफॉर्म उसको देते हैं। आज हमारे पास ऐसे ही कुछ दोस्त जो हैं वो हमने बुलाए हैं, हमारे पास मौजूद हैं, जो अपने अपने शोबों में तो बड़ा नाम रखते ही हैं, लेकिन वो शहर में जो शहर का असल तशख़्ख़ुस है, यानी जो कराची का चेहरा है, हंसता मुस्कुराता नाचता गाता, हम उसको पोर्ट्रेट करना चाहते हैं पूरी दुनिया। अभी ये बहुत बड़ा फेस्टिवल आने वाला है आर्ट्स काउंसिल में, पूरी दुनिया से फ़नकार आ रहे हैं। तो वो लोग हमारे लिए यकीनन काबिल तक़लीद होते हैं। हम उनको खिराज तहसीन पेश करते हुए यहाँ बुलाते हैं, जो अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सामल संगत की मैडम शर्मीन सामल। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, आप जो हैं, आपने एक बहुत ही अच्छा सिलसिला शुरू किया है और आप नौजवान गुलकारों को प्रमोट कर रही हैं, उसके साथ साथ आप शहर को एक अच्छी तफरी फराम कर रही हैं, और आपके साथ जो है वो लायंस क्लब वाले भी जो दोस्त हैं वो जुड़े हुए हैं। मैं तारुफ कराना चाहूँगा डॉक्टर फुरकान अहमद का। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। और ये कॉम्बिनेशन जो बना है सामल संगत और लायंस क्लब का, तो यकीनन शहर को अब बहुत अच्छे इवेंट्स और बहुत अच्छे प्रोग्राम मिलने वाले हैं इंशाल्लाह। तो इसके साथ साथ तीसरे दोस्त हमारे वजीब मुश्ताक हैं। आप प्राइवेट एक फर्म है, उसके साथ एफिलिएटेड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत आपने ड्रेसिंग की हुई है, बहुत अच्छा आपने कलर पहना हुआ है, कैमरे की आंख में और ज्यादा खिल के आ रहा है। मुझे आपके कोट का कलर भी बड़ा जबरदस्त अच्छा, लग रहा है। सही है, मनतरा हाजी बगोयम। और इनके साथ साथ हमारे फेवरेट, हमारे भाई अली अफसर तनोली, जो हम जब भी वो हमारे पास हमारे शो में आते हैं तो बहुत ही रौनक बिखेरते हैं। ये इनका हवाला भी इन्हीं दोस्तों के साथ है कि ये अपनी पूरी तवानाइयाँ, पूरी सलाहियतें, पूरे वसाइल जो हैं वो शहर की उन एक्टिविटीज़ के लिए लगाते हैं जो शहर का असल तशख़्ख़ुस उजागर करेंगे। भाईजान, कैसे हैं आप? थैंक यू, बिल्कुल ठीक ठाक। शुक्रिया आपका कि आप बार बार
ये हमारी खुशकिस्मती कि आप हमें बुलाते हैं। बस जब भी मैडम का दिल नहीं लग रहा होता है ना, मैडम कहती हैं कि बस आज जो है बिग बी को बुला लिया जाए। जी हाँ, मैडम। मैं जब इनकी पर्सनालिटी को देखती हूँ ना, और माशाल्लाह से इतनी एक्टिविटीज़ के बाद माशाल्लाह से इतना एक्टिव रहते हैं, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है इन्हें देख के, इनसे बात करके। तभी मैं इन्हें बार बार अपने सेट पे इनवाइट करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, और हमारे नाजरीन को भी अच्छा लगता होगा इन्हें सुन के, जो ये हमारे सेट से, हमारे प्लेटफॉर्म से मॉर्निंग वाइब्स देते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो लेडीज फर्स्ट से शुरू करते हैं। बिल्कुल। क्या मूड बना, कैसे तुमने ये सोचा कि भाई शहर में ये एक्टिविटीज़ जो हैं उनको फ़रोग दिया जाए, कोई हंसना बोलना नाचना गाना, ताकि हम पता चले हम क्या हैं कैसे? बस आहिस्ता आहिस्ता मैं शायरी में आई अपने दोस्तों के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं काफ़ी इवेंट्स में गई, मैं आर्ट काउंसिल में, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। और मेरा पर्सनल ये है कि मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो फिर मेरा दिल चाहा कि मैं एक ऐसा शो करूं जिसमें लोगों को अच्छा लगे, एंटरटेनमेंट हो। तो फिर अब ये मैंने ऑर्गेनाइज किया, मेरा पहला शो है एज म्यूजिक के हवाले से। ये पहला शो है। इससे पहले जो आपने ऑर्गेनाइज किया वो मुशायरे थे, बाकी मुशायरे थे, किताब की रोनमाई थी, इस टाइप के मैंने। तो आपने कभी कुछ गाया है या गाती हैं? खुद? नहीं, खुद नहीं ना गुनगुनाती गाया। तो सिंगर तो सब होते हैं। हाँ, बाथरूम सिंगर तो सब होते हैं, लेकिन ऐसी कोशिश कभी नहीं की। मैडम बाथरूम सिंगर से 2 स्टेप आगे बढ़कर फिर इन्होंने जो है वो मैट्रिक के बाद डायरेक्ट एमए कर लिया। मैडम बाकायदा गाने लगी है ना मैडम? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम आप गाती हैं मैडम, ऐसा नहीं करें। आपके तो बस जो है मेरे वो तो बस वॉल्यूम आने वाले हैं, एक भी नहीं। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब वेरी गुड। जी आप मसीहा हैं, और मसीहाई का जो हवाला है, और जो मैडम शर्मीन है ये भी मसीहाई कर रही हैं। शहर के उस नब्ज को पकड़ा इन्होंने। ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स किए जाएं। कैसा लगा साथ जुड़कर? नहीं, बहुत अच्छा। वैसे भी हम बहुत इदारों से और बहुत चीज़ों से मुंसलिक रहे हैं, और लायंस क्लब इंटरनेशनल वर्ल्ड की सबसे बड़ी एनजीओ है। जी बिल्कुल। मतलब मैं बहुत वसूख से कह सकता हूँ कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी एनजीओ है, और हम बहुत से शोबों में काम करते हैं। तो इस तरह तंजीमें जो हैं मिल के एक बड़ी चेन बन सकती है और बहुत कारआमद होती हैं। और कराची शहर के जो हालात हैं, तो लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, एंटरटेनमेंट की बहुत सख्त ज़रूरत है। उसके साथ हमें अपनी कौमी ज़बान का भी ख्याल करना है, उसको भी फ़रोग़ देना है। तो उससे कुछ नफ्ज़ और क़ारूरा को इस तरह मिला कि इनको भी शायरी के हवाले से, आप जानते हैं कि मुशायरों में और जी बिल्कुल तकरीबात में शिरकत होती रहती है। फिर आर्ट्स काउंसिल के हवाले से मैं पिछले 15-17 साल से लाइव मेंबर हूँ वहाँ का। शाह साहब वगैरह से सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, वहाँ बहुत कुछ सीखा। और तकरीबन ये वेलफेयर के कामों में और सोशल वर्क्स में मैं तकरीबन 35 साल से मुंसलिक हूँ। तो मुख्तलिफ बहुत से सब्जेक्ट्स में बहुत काम करते रहे हैं, लगा शुक्र है, और कर रहे हैं। तो अब ज़रा कराची का माहौल चेंज करने की ठानी है, तो उसमें इनका साथ है, अलायंस के दीगर भाइयों का साथ है, और उम्मीद करता हूँ कि तनवीर साहब का भी हमारा एक साथ रहेगा आगे चल के। वजी भाई आपकी तरफ आते हैं। क्या एक्सपीरियंस है? मैडम के साथ आप जुड़े हैं, क्या डिलीवर करना चाहते हैं शहर को? देखिए, शहर को क्या डिलीवर करना है, हमने बेसिकली, ये हमारा शहर है, बिल्कुल, हमने इसके लिए जो भी करें वो कम है। तो जैसे फुरकान साहब ने बताया कि लायंस क्लब से हमारा ताल्लुक़ है, और लायंस क्लब हर शोबे में काम करता है, जो इंसानियत का जितने भी शोबे हैं इंसान की ज़िंदगी के। अच्छा, लायंस क्लब, क्योंकि मैंने नाम सुना, बहुत यूनिक नेम है, और हर इदारे का एक डोमेन होता है, तो आप लोग का डोमेन क्या है? जैसे मैंने अभी आपको कहा कि लायंस क्लब का कोई डोमेन नहीं है। लायंस क्लब का स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर आपने कोई काम करना है, आपका कोई ग्रुप बनता है 20-25 लोगों का, तो आप ग्रुप बन के आप अपनी इंडस्ट्री में अगर कोई काम करना चाहते हैं, उनकी फलाह के लिए कोई काम करना चाहते हैं या कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो आप उसमें कर सकते हैं। और अगर कोई, जैसे फुरकान साहब कर रहे हैं इस टाइम, हम कराची के लिए काम करना चाह रहे हैं आगे, ताकि जो कराची जो है हमारा आगे चले, इसमें हंसी खुशी का माहौल पैदा हो। इतने टेंस माहौल के अंदर लोग जो है वो एक तफरी का इन्वायरमेंट मिले, उस सिलसिले में काम कर सकते हैं।
कोई अदब के ऊपर काम करना चाहे वही कर सकता है, मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग है। बट सबसे ज़्यादा जो इनके जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं वो साइट्स के प्रोजेक्ट्स हैं, आंखों पे, डायबिटिक पे काम करते हैं, एजुकेशन पे काम करते हैं, डिजास्टर्स पे काम करते हैं, That's good. चिल्ड्रंस कैंसर्स पे काम करते हैं, डायबिटिक पे काम है। ये बहुत बड़े जो 7-8 हंगर है, ये जो 7-8 हैं ये बड़े शोबे हैं। इसके अलावा इसमें कोई बाउंडिंग नहीं है कि आपने किस चीज़ पे काम करना है, किस चीज़ पे नहीं करना। और हम जहां इस बात को आसान ज़बान में अपने शायद नाजरीन को डिलीवर कर सकें निदा, तो वो ये है कि लायंस क्लब वाले जो हैं वो मुख्तलिफ डायमेंशंस में तो काम करते हैं। ये वो लोग होते हैं कि जो अपनी फील्ड के यकीनन सम्राट हैं और वो फिर ये चाहते हैं एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर कि जो कुछ उन्होंने हासिल किया है इस मुल्क से, इस सूबे से, इस शहर से, इस सोसाइटी से, तो इस सोसाइटी को डिलीवर भी किया। बेशक बेशक, अगर हमने कोई चीज़ हासिल की है तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने शहर को, अपने मुल्क को और अपने लोगों को वो चीज़ वापस डिलीवर करें, ताकि आगे आने वाली जो नस्ल है वो भी उस चीज़ को, उस बात को लेके चले, ताकि ये एक खिदमत खल्क का जो काम है और इस चीज़ें हैं ये बंद ना हो, आगे कंटिन्यू चलती रहें। उनको हमने साथ अपने इंग्लिश करना है और आगे लेके चलना है। बिल्कुल सही है। अली अफसर तनवीर भाई आपकी तरफ आ गई जो है वो घूम के। हाँ ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं शहर में, यकीनन आप तो बुनियादी हवाला आपका ट्रांसपोर्टेशन का है और बड़ा नाम है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में आपका, तो ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, आपसे लोग जुड़ते हैं, जब बात करते हैं, कहाँ दिल चाहता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ें? कैसे इस मामले को देखते हैं आप? असल में हूँ तो बेसिकली मैं ट्रांसपोर्टर ही हूँ, लेकिन सोशल काम करने का जो मेरा समझो वालिद साहब के तरफ से मेरे को विरासत में मिला है। मेरे वालिद साहब भी सोशल काम करते थे इस कराची के अंदर, और मैं भी बचपन से जब से मैंने होश संभाला है। अब सोशल काम मुख्तलिफ़ तरीक़े कार हैं उनके। फिर उसके साथ साथ स्पोर्ट्स से मेरा ज़्यादा ताल्लुकात था, ज़्यादा लगाव था मेरा। हम सारी गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब की जो है वो एक अहम कॉल भी आ गई है, यहाँ पे ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक टू नाज़रीन। ब्रेक से वापसी आ चुके हैं और इसी के साथ साथ ही मंसूर चाय को एंजॉय कर रहे हैं और इनकी ये तो कर ही रहे हैं, हम सब भी चाय को एंजॉय करते करते ब्रेक से पहले की जो हमारी गुफ्तगू चल रही थी अली हमने रुकवा दिया था बॉस को, क्योंकि हमें चाय नजर आ गई थी। बिल्कुल ऐसे और ही जब चाय नजर आ जाए तो फिर हमें कुछ और नहीं नजर आता। तो उसी गुफ्तगू को हम कंटिन्यू करते हैं और साथ में चाय को एंजॉय करते हैं। तो मैं ये बता रहा था आपको कि सोशल काम जो है ना मेरे को विरासत में ये मिले बिल्कुल हमारे ठीक साहब है। की तरफ से, और स्पोर्ट्स से ख़ास मेरे दिलचस्पी है, लगाव है। उसी की वजह से मैंने कराची के अंदर इस टाइम पर जो ख़ास कर पसमानदा इलाका है औरंगी टोन, उसके अंदर 1974 से तकरीबन एक ग्राउंड थी, जगह थी। 1974? जी उस टाइम से मैडम आपकी पैदाइश का साल है ना? 1967 में जो है हम लोग लस बेला से ट्रांसफ़र होकर वहाँ गए। मेरी 3 साल उम्र थी उस टाइम पर। तो वो ग्राउंड मुख्तलिफ लोगों ने कब्ज़ा करने की कोशिश की, उसमें मैंने और मेरे दोस्तों ने बड़ी हेल्प की मेरे साथ। उस दौर की बात बता रहे हैं? अच्छा, उस दौर से भी कब्जा माफिया जो है वो स्टार्ट है? तो पाकिस्तान में है ही है ना, हर जगह पे है ना। हम ये समझते थे कि ये शायद अब की बात होगी। नहीं ये तो फिर उसके बाद है। नहीं उसके ये तो फिर 86 के बाद जो है ना उरूज पे आ गई ना। अच्छा। उस टाइम तो उरूज पे नहीं थी, लेकिन उसके बाद से फिर उरूज पे आ गई। उसमें मुख्तलिफ किस्म के लोग शामिल हो गए, तो फिर ये कब्जा ग्रुप आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस ग्राउंड को बचाते बचाते जब 2000 में तकरीबन मैं खुद काउंसलर भी बना, फिर नाज़िम भी रहा उस इलाके का, तो फिर मैंने उस प्ले ग्राउंड को जो स्टेडियम की शक्ल दी। उस टाइम पर तकरीबन हमने कोई 4-5 करोड़ रुपए उस पर लगाए
लेकिन बदकिस्मती हमारी ये कि जब कोई अच्छा काम करने जाता है तो कुछ लोग सियासी रोड़े ज़रूर अटकाते हैं वो उसमें। तो फिर और जब वो रोड़े अटकाए उन्होंने तो फिर मैंने कुछ 5 साल 4 साल उस स्टेडियम से किनारा कशी इख्तियार कर दी, ठीक। लेकिन अपनी जो सोशल एक्टिविटीज़ थे वो मैंने जारी रखी। बिल्कुल सही है। अब दोबारा जब पीपल्स पार्टी का दौर आया तो चूंकि मेरा थोड़ा ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, थोड़ा नहीं है सर, बहरहाल मैं अगर हिस्ट्री निकालूंगा तो तनोली भाई के वालिद साहब का भी ताल्लुक निकल आएगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे वाले साहब ने कोड़े भी खाए इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से। और मुर्तज़ा भुट्टो ने ऑनलाइन तकरीर, बाकायदा तकरीर कर रहे थे, मैं उनके साथ था उस टाइम थोड़ा था, चूँकि मुर्तज़ा भुट्टो को कुछ बीबी की तरफ से कुछ हिदायतें थी जिसकी वजह से, तो बाकायदा मुर्तज़ा भुट्टो साहब ने भी अपनी स्पीच में मेरे वालिद साहब का नाम लेके और मेरा नाम लेके बाकायदा पूरी गुफ्तगू, मेरे पास ये रिकॉर्ड है सारा। अच्छा, बात कर रहा था स्टेडियम की, तो स्टेडियम को जब हम लोगों ने बनाया इसको दोबारा, तो मैंने 4-5 साल छोड़ दिया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा पीपल्स पार्टी का दौर आया तो हमने स्टेडियम दोबारा शुरू किया। 13 करोड़ 60 लाख रुपए, 13 करोड़ और 60 करोड़, हाँ 13 करोड़ 60 लाख रुपए इसके ऊपर हम लोगों ने दोबारा लगाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेडियम, मैं कहता हूँ कि अगर कम से कम कराची नहीं तो वेस्ट और सेंट्रल के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेडियम इस टाइम वो बना है, जिसमें क्रिकेट भी होती है, फुटबॉल भी खेला जाता है, जोडू कराटे की टीमें भी वहाँ हैं। और ख़ास कर एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि इस टाइम पर हमारे उसी ग्राउंड से हमारे क्रिकेटर ख्वाजा नाफे साहब जो हैं इस टाइम पर, माशाल्लाह माशाल्लाह, वहीं से उधर ही हमारे पास एक एकेडमी है, उसी से वो निकल कर वहाँ पे गए हैं। बिल्कुल सही है। और हमारे लड़के साउथ अफ्रीका खेलने गए हैं माशाल्लाह, 19 यानी यही सी जो नहीं 19 अंडर 19 के हवाले से वो गए खेलने के लिए, अंडर 13 खेलने के लिए गए। तो इस तरीके से हम लोगों के जो लड़के हैं, अल्लाह का शुक्र है, स्पोर्ट्स के हवाले से मैंने ये बात की तो हम इसको लेके चले। इसके साथ साथ मेरा ताल्लुक है जो इलाके का, मोहल्ले का और डिस्ट्रिक्ट की सतह पे हम लोगों ने कमेटी बनाई। पिछले भी आपको प्रोग्राम में मैंने बताया था, हमने अपनी मदद आपके तहत एक बस भी खरीदी है, मैयत बस, जो फ्री सर्विस है, बिल्कुल हम फ्री सर्विस देते हैं लोगों को वहाँ पे, जो हमारे इलाके की दूध तक मकसद होता है वो उनको देते हैं। हम कफन दफन का इंतज़ाम हम लोगों ने रखा हुआ अपने पास। इसी के साथ साथ जो हमारी कमेटी है सोशल काम करती है किसी गरीब के हवाले से। अच्छा, एक चीज़ हमारे अंदर है कि हम किसी से चंदा नहीं लेते, ये आपको बताते रहे पहले। इसके अंदर मैंने शायद पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि मेरी अपनी बरादरी है, बरादरी से मुराद मेरे भाई, मेरे बेटे जो हैं, चूँकि सारे बाहर हैं, सही, तो वो उनसे मैं मंथली वो मेरे को जो भी बेचते हैं, मैं कैसे बरादरी का भी बड़ा हूँ चूँकि, तो इस हवाले से। और अच्छा, तनोली बरादरी के हवाले से भी हमारे शुएब लाला साहब हमारे बड़े इस टाइम आल पाकिस्तान तनोली इत्तेहाद के सदर भी हैं। तो सोशल काम तो विरासत में मिला और हम कर ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस टाइम पर इस पाकिस्तान को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है। देखें हमारी नौजवान नस्ल जो है इस टाइम पर किस तरफ जा रही है, आप देखें, मोबाइल उनके पास, आप कहना तो नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन चूँकि ये बात कहना भी ज़रूरी है कि मंशियात इतनी ज़्यादा हो चुकी है हमारी इस कराची के अंदर और पाकिस्तान के अंदर के हर दूसरा लड़का, मिसाल के तौर पे अगर कोई 12 साल 13 साल के ऊपर है तो आप 100 में से मेरा ख्याल है कि 90% लड़के जो है मंशियात इस्तेमाल कर रहे हैं, मुख्तलिफ नौयत की। अच्छा, उसमें मुख्तलिफ कौमों के हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक कौम पे मैं बात करूँ, ये मुख्तलिफ कौमों के हैं। इसी तरीके से अगर आप 18 साल से ऊपर एज में चले जाएं, लेडीज़ की भी मैं बात कर रहा हूँ कि जो मंशियात इस्तेमाल करना आजकल शुरू कर दी हैं कॉलेजों में इधर। अच्छा, वो इसी वजह क्या है? असल वजह एक तो सबसे बड़ा जो हमें मोबाइल मिल गया, दूसरा ये सियासी, हम लोगों ने सोशल एक्टिविटीज़ जो है वो छोड़ दी बिल्कुल। तीसरी चीज़ ये कि हम लोग या हमारे घर वाले, जो कोई बच्चा हमारा बाहर निकलता है या बेटी हमारी बाहर निकलती है, तो हम ये नहीं पूछते उससे कि आप कहाँ गए थे और क्या। तो उसने एक दफ़ा कह दिया ना, पापा मैं तो गई थी फ्रेंड के साथ, दोस्त के साथ गई थी, मेरी दोस्त है, मैं अपनी सहेली के पास गई थी। अब ये नहीं पता कि वो सहेली के साथ गई थी या कहाँ गई। आजकल का माहौल जो है ये मोबाइल ने ख़राब किया है सबसे बड़ा। और सोशल मीडिया का हवाला जो है तनोली भाई, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एंगल से आप लेंगे। आपको देखना होता है कि जैसे डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, 2 रास्ते अल्लाह ताला ने बता दिए हैं, इस रास्ते पे जाने में ये फ़ायदा है, इस रास्ते पे जाने में ये नुकसान है। सोशल मीडिया का जिक्र छेड़ दिया तनोली भाई ने, तो आप एक डॉक्टर हैं। अच्छा, डॉक्टर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ दवा देते हैं, और आपका चूंकि खास हवाला है कि आप सोशल एक्टिव हैं, कल्चरल एक्टिव हैं, तो ये जो नया चेंज आया सोशल मीडिया के दौर में,
क्या फ़र्क महसूस हुआ, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है, कुछ मुझे बहुत खुशी हुई कि आप अचानक मेरी तरफ मुतवज्जो हुए, और आपको कैसे पता था कि मैं इस मौजू पे बोलने वाला हूँ? मुझे इसलिए पता है डॉक्टर साहब कि आप अल्हम्दुलिल्लाह हर मौजू पर बोल सकते हैं। अच्छा, इस मौजू पे मैंने बहुत शोर मचाया और बहुत टॉक शोज़ में गया हूँ, मेट्रो पे भी गया हूँ, जियो पे भी गया हूँ, और कुछ लोगों के एतराज़ात भी आए बाद में कि आप बच्चों से मोबाइल का इस्तेमाल और बच्चों इस्तेमाल मोबाइल का ज़्यादा इस वक्त बढ़ जाना हद से, जो अब FDA ने एक डिजीज़ अप्रूव कर दी है कि ये डिजीज़ हो गई है बाकायदा, इस पर वर्क हो रहा है। उस पर बहुत बुरा लगा था ख़वातीन को, लेकिन हमारे साथ भी खातून बैठी हैं। मैंने उसका सारा जिम्मेदार माँ को करार दिया था एक टॉक शो में। ठीक, तो हमें इस तरफ सोचना होगा, और प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं चाह रहा था कि आपसे कहूँ कि आप इस मौजू पे भी प्रोग्राम करें, सर एक अवेयरनेस प्रोग्राम बिल्कुल करें। बिल्कुल। ये महीना हमारा लायंस क्लब का मेंटल हेल्थ के हवाले से, पूरा महीना नवंबर मेंटल हेल्थ में हर चीज़ आ जाती है, और ये खास तौर पे खास जुड़ तौर रहा से है ये इस वक्त जो हालात हैं, जिस पर ये एडिक्शन की बात की, तो ये हीरोइन से बुरी एडिक्शन है खुद, इंटरनेट और मोबाइल। इसका कंट्रोल वर्ल्ड वाइड करना होगा, पूरी दुनिया परेशान है इस वक्त। सही। और बच्चों की तालीम, बच्चों का मुस्तकबिल, बच्चों का फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है इससे। और कता कलामी करूंगा, मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही शायद खबर देख रहा था कि यूरोपीय यूनियन ने एक खास एज ग्रुप के बाद ही ये सारी चीज़ें जी। तो बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ अगर हम तवज्जो नहीं देंगे तो हम अपनी नस्ल को खो चुके हैं। अब यूरोप एक्सेप्ट कर रहा है कि आपकी नस्ल हाईजेक हो चुकी है। एग्जैक्टली। इट्स टू हॉरिबल। बहुत हॉरिबल है, बहुत ज़्यादा। क्या क्या कैसे कोई सजेशन दें कुछ? इसमें तनोली साहब ने बहुत अच्छी बात की स्पोर्ट्स के हवाले से। हमें स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहिए। ओके। स्पोर्ट्स एक्टिविटी बच्चों की बढ़ाएं, फिजिकल एक्टिविटी। पहले भी तो जीते थे ना बच्चे। फिजिकल एक्टिविटीज में कल्चरल एक्टिविटीज भी आ जाती हैं, कल्चर भी आ जाती हैं, बिल्कुल हैं। स्पोर्ट्स भी आ जाता है। स्पोर्ट्स भी हम लोग काम करते हैं। दुरुस्त। बच्चों को, बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं, जिस्मानी तौर से भी कमज़ोर हो रहे हैं, जहनी तौर से भी और आसाबी तौर से भी। फिजिकल एक्टिविटी नहीं मिल रही, बस सर वक्त मोबाइल में पूरी रात जागना है, रात को दिन में सोना है, या माँ को मारपीट पे स्कूल भेज देना है। तो उसके अलावा बच्चों को कुछ पता ही नहीं। जबरन ट्यूशन पढ़नी है, सब जबरन हो रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, AI ने जो इस वक्त तबाही मचाई है और जो आगे मचने जा रही है, ये खुद अपने टांगों पे कुल्हाड़ी मारी जा रही है। पूरी दुनिया, ये जो तबाही फैलेगी ना, हम लिखना, पढ़ना, सोचना, बोलना भूल जाएंगे। लिखना भूल चुके हैं, लिखना भूल चुके हैं। आप किसी एक अच्छे बच्चे को ले आइए जिसकी राइटिंग अच्छी हो, किसी भी महंगे से महंगे स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल से लेकर कहीं पर भी, वो नहीं लिख सकता एक लेटर। क्योंकि अब तो सब पैड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लिखने का तो हवाला रहा ही नहीं। पैड में जहनी हवाले से मैं बात करूंगा ज़रा सी नाजरत के साथ, कि वो अब जहन भी काम नहीं कर रहा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना देते हैं। एक्चुअल में बात देखें आपने की ना, मेंटल हेल्थ की, अक्टूबर का जो महीना होता है वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए और हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं, बिल्कुल प्रोग्राम्स होते हैं। तो देखें, जहाँ तक तालीम की बात आई ना, ठीक है, सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव साइड भी है, एक नेगेटिव साइड भी है, मगर आप उसे कंट्रोल करें, ना कि आप उसके हाथों कंट्रोल हों। पहले पेंसिल से लिखा जाता था, किताबों पे उंगली रख के पढ़ा जाता था, तो साइंस भी इस चीज़ के ऊपर एग्री करती है। जो आप फिंगर टिप के थ्रू कर रहे होते हैं ना काम, वो आपके माइंड तक जा रहा होता है। ठीक है, अब हम वर्कआउट ही नहीं कर रहे, माइंड एक्सरसाइजेज है। रीडिंग एक माइंड एक्सरसाइज है। अगर नॉर्मल डेज के अंदर देखें, पहले अखबारात पढ़े जाते थे, किताबें पढ़ी जाती थी, अब ये चीज़ें नहीं है। अब उसकी चेंजिंग में क्या आया है, अब शॉर्ट्स देखे जाते हैं, अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा लोगों की जो है वो तरजीह आ गई। फिर आपने माँ की बात की, तो आपकी बात से मैं एग्री कर रही हूँ। माँ पे ही आ जाओ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मैं इस बात पे इत्तेफाक किया। हाँ, मैं आना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि गुफ्तगू डॉक्टर साहब के पास चली गई थी, मैं खामोश और डॉक्टर साहब के पास चली गई। अब डॉक्टर साहब ने डायरेक्ट माँ को जो है मुरीद इल्जाम ठहराया, तो माँ से भी पूछेंगे ना। मैं भी जा रहा था। नहीं, माँ से जरूर पूछेंगे, मगर बात देखिए, बताइए क्या आज का बच्चा उठाए ना, पहले के जो हम बच्चे थे तो हमें ये स्ट्रेस नहीं होता था। हमें स्ट्रेस होता था हमने कब खेलने जाना है, हमने कब पढ़ना है, और हमने कब सोना है। सही है, हमें ये 3 स्ट्रेस होते थे, और स्ट्रेस भी नहीं होते तो बहुत अच्छी लाइफ होती थी।
अब आज का बच्चा उठा लेना, बच्चों के अंदर मेंटल डिजीज आ रहे हैं। क्या क्या रीज़न हो सकता है? मतलब एक 7 साला बच्चा वो डिप्रेशन का शिकार है, किस वजह से? आप उससे नॉर्मली गुफ्तगू करेंगे तो वो इतना डिप्रेशन में है, और फिर इसकी अवेयरनेस नहीं है लोगों को, तो उसे पता ही नहीं है, वो बच्चा चिड़चिड़ा रहा है, वो माशरे के अंदर अपना जो उसका किरदार है वो सही अदा नहीं कर रहा, वो अपनी तालीम पे तवज्जो नहीं दे रहा, वो फैमिली से दूर होता जा रहा है। तो रीज़न क्या है? एक तो एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई, फैमिली का जो एक बॉन्ड था वो ख़त्म हो गया। अब आजकल हर माँ की बात नहीं कर रही, कुछ माएँ मैंने ऐसी देखी हैं कि वो अपने कामों में लग जाती हैं, या वो अपने रेस्ट के चक्कर के अंदर वो बच्चे के हाथ में टैबलेट या इस तरीके की आप चीज़ें दे देते हो, और वो बच्चा उसको यूज़ कर रहा है। जब एक एज से ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन चली जाती है ना, तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हर इंफॉर्मेशन की एक एज होती है। आज के बच्चे को जो आज से 10 साल के बाद उसे इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, वो उसे बचपन में ही मिल रही है, तो वो इस चीज़ को एग्री नहीं कर पा रहा है। क्या बोलेगा मंसूर? मैं मैडम इतनी जामे तकरीर के बाद मेरे पास कोई अल्फाज ख़त्म हो गए हैं, और मैंने पहले भी बताया हुआ है, जो हमारे इंतज़ामी अफसरान सुन रहे हैं, इसके पैसे मैडम अलग से चार्ज करेंगे, माँ की तरफ आएंगे। मतलब जनरल परसेप्शन नहीं है, लेकिन आजकल के दौर की जो हंगामा खेज ज़िंदगी है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि उसमें माँ का किरदार बहुत वाइटल हो गया है। अगर माँ नहीं इस सारे मामले को रोकेगी तो ये ज़्यादा मुश्किल होंगे। जी देखिए, आजकल माएँ हैं कि जॉब कर रही हैं, साथ में घर को देख रही हैं, उनकी अपनी लाइफ इतनी बिजी उन्होंने कर ली है। पहले की माएँ क्या होती थी, सिर्फ 24 आवर्स अपने बच्चों को, अपने घर को देखती थी। अच्छा, माँ ने बाप भी इस चीज़ पे फोकस करते थे कि वो अपना घर और काम दोनों को मैनेज करे। हस्बैंड वाइफ का बहुत अच्छा बॉन्ड होता था। बिल्कुल, लेकिन अब ये नहीं है। अब ज़्यादातर ये होता है कि घर के काम करने, इतने घंटे में हमने ये सारा निपटाना है काम, जॉब पे भागना है, कैजुअल बनाया। तो क्या आगे बच्चे को मोबाइल पकड़ाया, तुम ये देखो, हम अपने काम निपटा लें। बच्चा आया, उसको ट्यूशन भेजा, जाओ भाई तुम्हारा टाइम हो गया, ट्यूशन जाओ। वहाँ ट्यूशन से बच्चा आया, जाओ अरबी के तुम्हारे आ गए मौलवी, अब वो पढ़ आएगा। अब बच्चा उसके बाद क्या, थोड़ी सी एक्टिविटीज चाहिए, घर से बाहर नहीं जाओ, माहौल ख़राब है। हाँ। घर से बाहर नहीं जाओ, माहौल ख़राब है, माहौल ख़राब है, पता नहीं कैसे लोग हैं, तो क्या बच्चे को मोबाइल दे दिया, टीवी दे दिया, तो वो बच्चा अब जाहिर है तो उसी के अंदर बैठा हुआ है ना, वो तो उसको वही चीज़ें बेहतर लग रही है। कितना मुश्किल हो रहा है आज के वालिदैन को ये बात मतलब समझना या समझाना कि बाहर का माहौल चूंकि ख़राब हो रहा है, तो ये आसान काम है, बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दो और बस गुजारा कर लो। बेशक इस बात से तो कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा कि माहौल जो इस टाइम कराची का है और जो चीज़ें चल रही थी अब थोड़ी कुछ कम हुई हैं, बट ये है कि ऊपर नीचे चलती रहते हैं, हालात तो हैं। तो उसमें छोटे बच्चे को बाहर भेजना खेल के लिए, और स्पेशली जैसे आजकल जो माहौल हो गया है, डॉक्टर साहब की मैं तारीफ करूँगा कि इन्होंने ग्राउंड बनाया एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों की, बट बहुत सारे शहर के एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे 1-2 किलोमीटर तक कोई ग्राउंड नहीं है बच्चे के लिए खेलने के लिए, तो वो बच्चा कहाँ जाएगा? कोई पार्क्स इस लेवल के नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है इस लेवल की, तो ज़ाहिर है वालिदैन के लिए एक ऑप्शन रहता है कि अपने बच्चे को घर में रखें। आइदर या तो आप थोड़ा हाई लेवल पे हैं तो आपके घर में कोई इतना स्पेस हो जिसमें बच्चा फिजिकल एक्टिविटी करे, अगर नहीं है आप एक फ्लैट के अंदर रहते हैं तो बच्चा क्या एक्टिविटी करेगा उस चीज़ के अंदर, उसके पास ऑप्शन रह जाता है मोबाइल का। बट मैं ये समझता हूँ, जैसे मैं अपने बच्चों को लेके निकलता हूँ या चीज़ों में करता हूँ, तो आपको खुद अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप शाम में एक टाइम निकालें, बच्चों को पार्क लेके जाएं, उसमें फिजिकल एक्टिविटी करें, या जैसे हम और डॉक्टर फुरकान साहब एक लायंस क्लब के हवाले से एक्टिविटीज़ करते हैं, आप अपने बच्चों को वहाँ लेके जाएं, उनको वो दुनिया दिखाएं कि अंडर प्रिविलेज क्या चीज़ है इस टाइम, आप कितने प्रिविलेज हो इस टाइम कि आप इस माहौल में हो, आपको मोबाइल भी मिला हुआ है। एक अंडर प्रिविलेज बच्चा, उसको कुछ भी नहीं है करने के लिए। तनोली भाई मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, मैं आप नहीं सुनो, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। देखिए पार्क जो थे उस पे मैडम निदा के दोस्तों ने जो है प्लाजे बना दिए, उस माफिया ने, जिस माफिया नहीं मैडम आपके दोस्त हैं, कैसे देख रहे हैं इस सारे मामले को? देखिए जी, बात मुकम्मल करें। बात ये है कि मैं मैडम के ऊपर भी नहीं जाऊंगा, मैं मैडम पे ही जाऊंगा। आप कह सकते हैं, लेकिन मैं उसके कुछ वजाहत करना जरूरी समझता हूँ। बात ये है, हमारे इस मुल्क की बदकिस्मती है कि जितने भी, अभी थोड़ी देर पहले जो अगला प्रोग्राम चल रहा था, बिल्डर साहब यहाँ बैठे थे एक, तो आपने उनसे सवाल किया था कि यार कोई
ऐसे काम हों, खिदमत हो गई, जो लोगों में प्लाट हों, तो उन्होंने कहा जी नहीं कर सकते। मेरा सवाल, मैं उस टाइम बैठा था उधर, बात ये है दरअसल कि जब मैं अपने दिल में ये सोचूंगा ही नहीं कि मैंने आपके लिए अच्छा काम करना है, तो फिर मैं कैसे ये बात करूंगा कि यार मैं करूँ। और बात ये है सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले मैं अपने दिल से, अपने दिमाग से ये चीज़ सोचूं कि यार मैंने ये एक कदम उठाना है अपना, और ये कदम मैंने अपने इलाके के लिए, अपने मोहल्ले के लिए या अपने मुल्क के लिए मैंने उठाना है, ये एक कदम। इसी तरीके से अगर हम एक एक कदम, एक एक शख्स अगर उठाए, तो मेरा ख्याल है अगर 25 करोड़ या 26 करोड़ आवाम है, तो आप उसका अंदाजा लगाएं कि कितने कदम उठेंगे। बिल्कुल अब सवाल यह पैदा होता है कि पहल कौन करे इस चीज़ की। अब पहल करने के लिए, अभी मैडम ने भी बात की, डॉक्टर साहब ने भी बात की, बात यह है कि हर शख्स को ये कोशिश करनी चाहिए, सबसे पहले मैं, कि मेरे को ये कोशिश करनी चाहिए कि इस मामले में सबसे पहले मैं कोशिश करूं कि एक कदम मैं आगे बढ़ूं, अपने हिस्से फिर का भाई दिया का, जलाओ। फिर डॉक्टर साहब का, फिर मैडम का, फिर आप। तो जब हम एक एक कदम आगे सब मिला के चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा माहौल भी मिलेगा। अब माहौल के ऊपर दोबारा बात आती है। बात यह है कि मैंने बात जब शुरू की थी तो इस हवाले से की थी कि मोबाइल के ऊपर बात की थी, और तो मैडम ने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा, और हम भी ये कहते हैं, देखें सिर्फ एक यही नहीं बात, माँ की जिम्मेदारी जो है ना, सबसे ज़्यादा माँ की जिम्मेदारी है। वो घर में रहती, हर माँ जो है काम पे नहीं जाती, बिल्कुल, हर माँ बाहर नहीं निकलती होगी। सही है। माँ की जिम्मेदारी ऑलरेडी जो है वो बच्चों की देखभाल करना ज़रूरी है। बाहर जो है वो शोहर का काम है कि वो बाहर सुबह निकलता है, वो रात को 8 बजे भी आता है, वो 10 बजे भी आता है, वो रात को 12 बजे भी आता है अपने घर पे। अब वो अपने बच्चों के लिए पता नहीं 2000 कमा के लाता है, 4000 कमा के लाता है। वो जब घर पे आता है तो उसको सुकून चाहिए थोड़ा सा। अब जैसे घर में वो दाखिल हुआ तो बच्चे के हाथ में मोबाइल देखा, बीवी के हाथ में मोबाइल देखा, बेटी के हाथ में मोबाइल देखा, तो वो बात किससे करे? वो खुद भी मोबाइल लेके बैठ गया। नहीं, सबसे बड़ी बात नहीं, वो तो बैठेगा, लेकिन वो नफसियाती मरीज बन गया। वो ऑलरेडी नफसियाती मरीज हो गया जब देखता है बेटी उधर बैठी है, बेटा उधर बैठा है, बीवी उधर बैठी है। पहले ज़माने में किसी के पास मोबाइल नहीं थे। जब मोबाइल नहीं थे तो शोहर घुसता था या बेटा घुसता था या माँ बेटी होती थी, बेटी को बुलाती थी, बेटा आपने सुबह ये काम करना है, बेटा ये मसला है। बाप आता था, जब बाप आता था, बेटा ये चीज़ें हैं, फलाना रिश्तेदार के यहाँ ये हो गया, फलाना ये हो गया, बेटा इतवार वाले दिन आप सब चलें, 2 आदमी हम जाएंगे या 4 हम जाएंगे, फलाने के रिश्तेदार के घर जाएंगे। अब क्या है, आपको शादी की दावत देनी है, ठक ठक मोबाइल उठाया, बोला जी आपकी दावत है, शादी में आ जाना। मैं डॉक्टर साहब के बच्चों को नहीं जानता, डॉक्टर साहब मेरे बच्चों को नहीं जानते, हम एक दूसरे को जानते हैं। शादी में मिलते हैं तो मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ, डॉक्टर साहब ये बच्चा, यार ये तो मेरा रिश्ते, यानी एक रिश्तेदार के हवाले से बात कर रहा हूँ। मतलब इतने गैप्स आ गए कि हम एक दूसरे के रिश्तेदारों को नहीं जानते, अपने रिश्तेदारों को नहीं पहचानते, हम सिर्फ मोबाइल पे लगे में खेल रहे हैं, मोबाइल। तो मेरे भाई बात यह है कि जब हम खेलेंगे मोबाइल खेलेंगे। अच्छा, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की और उनकी बात पे मैं तायद भी करता हूँ इसकी बात। पार्क्स भी होने चाहिए, ग्राउंड्स भी होने चाहिए। यूरोप वाले इन चीज़ों को इस्तेमाल करके अब सबसे ज़्यादा परेशान हुए हैं। ये बात मैं आपको बता दूं आज कि हम तो कम है परेशान, हमसे ज़्यादा वो परेशान है कि अब इन बच्चों से कैसे जान छुड़ाएं। क्योंकि वहाँ तो बच्चे पैदा होते हैं, जैसे उनको 2 महीने 2 साल के बाद उनके हाथ में मोबाइल होता है ऑलरेडी। अब वो खुद परेशान, ये सब चीजें। अच्छा, तो जब ये अब वो परेशानी में मुब्तला हुए तो उन्होंने तो सोचा यार, जब उनके बच्चे 10 साल तक पहुंचे तो उसने ना बाप की बात सुननी है ना माँ की बात सुननी है। उन्होंने अपनी मर्जी से दरवाजे से निकलना है और अपनी मर्जी से दरवाजे से आना है। जब जहाँ पे अपनी मर्जी, और फिर ये बात नफ्सा नफ्सी के अंदर आ गई, और जहाँ पर नफ्सा नफ्सी आ गई, फिर वहाँ पे हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि मशरिक से मगरिब मिल जाएगा, शुमाल से जनूब मिल जाएगा। आप इधर से मोबाइल उठाएं, 1 सेकंड के अंदर अमेरिका में बात कर लें, आप 1 सेकंड में, आप जिधर दुनिया में आप जिस चाहे जिस जगह बात कर लें। तो ये क़यामत की निशानियों में से है, और अल्लाह ताला का हम लोगों पे अज़ाब भी है। अच्छा, अब मैं माजरत के साथ, मैं हाथ जोड़ के माजरत के साथ, क्योंकि ज़ाहिर है कोई और भी देख रहा होगा इस चीज़ को और देखेगा, बात यह कि ज़िंदगी के अंदर हम सबको सोचना चाहिए इस दरवाज़े से बाहर निकल के हमने क्या करना है। बिल्कुल। अगर मैं इस दरवाज़े से निकलने के बाद अपनी नज़रें थोड़ा सा नीचे करके चलूं,
तो शायद मेरे को इसका भी सिला अल्लाह ताला देगा, बिल्कुल सही, क्योंकि हम भी बेटियों वाले हैं, बहनों वाले हैं, औलाद वाले हैं। आजकल के जो माहौल के अंदर है, मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई। तो मंशियात के ऊपर जैसे मैंने बात कर रहे थे, 12 साल 15 साल के लड़के जो हैं वो मंशियात, तो ये सारा ये मोबाइल ने जो है ना ऐसे रास्ते पे हमको लगा दिया है। बस अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं हम लोग, और कोशिश ही होनी चाहिए हम लोगों की कम अज़ कम अगर और कुछ नहीं होता 5 टाइम की नमाज ही पढ़ लें। वो भी नहीं होता तो रात को सोते टाइम पे कम से कम कुछ ना कुछ तो लेटते टाइम कुछ ना कुछ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ पढ़ें कि अल्लाह ताला हम लोगों की मदद फरमाए, मुसलमानों की। और आज जितने अजाब हम मुसलमानों पे आ रहे हैं वो हम लोगों की अपनी गलतियों की वजह से आ अल्लाह रहे खैर हैं। करेगा। नाजरीन, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि हमारी सोसाइटी को हम कैसे बचा सकते हैं। वो अपनी जो अहले यूरोप है वहाँ का मामला हमारा मामला कतई अलग है। वहाँ पे बच्चा अपने वालिद को पीटर कह के मुखातिब करता है, जॉन कह के मुखातिब करता है, डेविड कह के मुखातिब करता है। हम आज भी अपने शरई हवालों में, इखलाकी हवालों में, तहजीबी हवालों में अभी बॉन्ड हैं, अभी जुड़े हुए हैं। चीज़ें कैसे बेहतर होंगी डॉक्टर साहब से जानेंगे। हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक टू नाज़रीन। ब्रेक से वापसी आ चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी। और डॉक्टर साहब की तरफ मैं आऊँगी क्योंकि आज ये यहाँ मौजूद हैं, तो मुझे पूरा मौका मिला है कि मैं अपने सारे जितने भी सवाल हैं इनसे आज मैं करूँ बैठ के। नहीं, सिर्फ ऑन द रिकॉर्ड और ये ऑन द शो ही नहीं, जो असल में हमारा एक ट्रेडिशनल हवाला है कि हमें जैसे ही किसी भी महफिल में कोई डॉक्टर मिले तो हमारी सारी बीमारियां जो हैं वो हमारी जबान पे आ जाती हैं, हम एक एक करके पूछना शुरू कर देते हैं। कोई वकील मिल जाए तो हमारे सारे केसेस जो है वो खुल के सामने आ जाते हैं, हम साइड में ले जाके पूछते हैं इसका क्या है। अच्छा, तो बात ये थी कि क्योंकि आज का जनरेशन इतना चेंज हुआ, मैं अपने बचपन की बात करूं, मोबाइल पे बात हो रही थी तो मुझे अपना बचपन याद आ गया और बहुत ही खूबसूरत लम्हे थे। वो नोकिया 3310 होता था, 1 घंटे के लिए मोबाइल मिलता था, उसमें आप सांप वाला गेम खेलते थे। ठीक है, उसके बाद 1 घंटा हमें खेलने के लिए बाहर मिलता था, फिर वो सुबह स्कूल, मदरसा और ट्यूशन, फिर घर के अंदर 9 बजे तक खाना खा के इनफ जो बहुत ज़्यादा लेट होता था वो 12 बजे तक आप सो जाते थे। 3 घंटे की अब्बू के साथ मेरी जो कन्वर्सेशन होती थी 9 से 12। हाँ, 9 से 12। ठीक है, तो ये मुझे बहुत मतलब बेहतरीन टाइम लगता था। मगर आज मैं ये चीज़ें नहीं देख रही हूँ। आज हम लोग चले गए मगरिबी माशरे को फॉलो करते करते, हम वहाँ तक पहुँच तो गए, वहाँ की चीज़ों को हम पिकअप कर रहे हैं, मगर वहाँ के हम पॉजिटिव साइड्स को पिकअप नहीं कर रहे। हम अपनी अखलाकियात, जो हमारा यहाँ का कल्चर था, हम उससे दूर होते जा रहे हैं, जिसका अगर आप देखें नुकसानात तो वो ये है कि मेंटल हेल्थ मुतासिर हो रही है। मेंटल हेल्थ से आगे अगर मैं बात करूँ, बड़ी चीज़ ये कि आपका मुल्क मुतासिर हो रहा है। क्या कहेंगे? और वो जो मैंने इसमें वही मैडम ने ऐड किया है कि कैसे हम बचा सकते हैं अपने लोगों को, अपने बच्चों को, आने वाले कल को। सबसे पहले तो मैं आपकी बात को सुपरसीड करते हुए तनोली साहब के लिए, अच्छा मेरा शायरी से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। जी बिल्कुल, तो शायर ऑर्गेनाइज भी करवाता हूँ और बहुत अच्छा सामे हूँ मैं, शायर तो नहीं, इससे आगे नहीं बोलिए। जी शायर तो नहीं। पानी पानी कर गई मुझको तनोली की ये बात, इकबाल से माजरत के साथ, पानी पानी कर गई मुझको तनोली की ये बात, तू अगर अपना नहीं बनता, मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। जी। असल में ये चीज़ हम भूल गए। बहुत गहरी बात इकबाल ने कही थी। और आपका सवाल ये था कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ टू कंट्रोल। देखें, दुनिया की वो ममालिक जो ओवर फैसिलिटेट कर दिया जिन्होंने अपनी नस्ल को, हम भी उसी कोशिश में लगे हुए और कर रहे हैं। जिसकी जितनी हैसियत, जितनी औकात है, वो उनको अपने बच्चों को दुरुस्त फैसिलिटेट कर रहे हैं, ओवर फैसिलिटेट कर रहे हैं।
पैदल जाते थे ना घर का सामान लेने, बच्चा लेके आता था, साइकिल भी चले जाता था, दूर होता था बड़े बड़े घरों में, ठीक है, खुद देखा मैंने। अब नहीं आता, ड्राइवर से मंगा लेंगे या जाओ, चलना बंद हो गया। मस्जिद में अब कुर्सियाँ क्यों इतनी ज़्यादा दिख रही हैं? हमारे तो 80 और 90 साल की एज में हमने नहीं देखा कि कुर्सी लगी थी, है ना। फिजिकल एक्टिविटीज़ जी कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ता हूँ। मैंने 90 साल की एजिस तक के लोगों को देखा जो मस्जिद जाते थे और माशाल्लाह बैठते थे, फिजिकल थे। फिजिकल एक्टिविटी में हमने खुद बच्चों को वो महसूर कर दिया। कैसे बेहतरी ला सकते हैं? इससे बेहतरी ला सकते हैं कैसे? देखिए, कम्युनिटी बेस पे लोग इस पे काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम सिर्फ बैठ के सोफे पे बात कर रहे हैं, या आप हमसे मुराद हम नहीं, सिर्फ हम नहीं जो यहाँ बैठे हैं, बहुत लोग ये सोच रहे हैं, बहुत लोगों में अवेयरनेस है। जहाँ तक वो ओवर फैसिलिटेट करने की बात थी, उसका अंजाम सुन लें। उसमें जापान को अब दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता और सबसे ईमानदार और सबसे दियानतदार मुल्क शुमार करते हैं। कुछ यूरोप के ममालिक है जिसमें हॉलैंड भी है, बेल्जियम हो गया और आपका फ्रांस हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया। आपने कभी सोचा कि खुदकुशी का रेट वहाँ सबसे ज़्यादा क्यों है? नहीं सोचा ना? सोचने का काम तो वैसे मैडम का है, मैं तो नहीं मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने 33-10 का दौर भी नहीं, मेरे माइंड में ये चीज़ है, क्योंकि देखिए जब आप अपने जो आपका कल्चर था आप उससे दूर हो रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ बैठ के पहले बात करते थे, उसकी वजह ओवर फैसिलिटेट कर दिया। हमने अपने आप को सुपर पावर समझ लिया, सुपीरियर समझ लिया है कि हमारा बच्चा ड्राइवर या चौकीदार बैठा है वो लाएगा, अंडर वो क्यों लाएगा? नहीं, उसको भेजें। कल को कोई अल्लाह ना करे बुरा वक्त आता है तो वो उसको हैंडल कर सके। ये नहीं कि वो ट्रेन के नीचे लेटने का सोचे या छलांग मारने का सोचे कहीं जाके। और अब वो कतई कलामी करूंगा डॉक्टर साहब, आप जोड़ रहे हैं इस बात को यूरोप से कि उन्होंने भी अपने बच्चों को ओवर फैसिलिटेट किया है, पॉइंट। और हम उनकी उन नेगेटिविटीज को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, ना कि पॉजिटिविटीज को। यही बात मैंने की थी ना। बिल्कुल, मैंने तो उस पर आपको इकबाल से जोड़ दिया ले जाके, इसीलिए आपने बहुत बड़ा अहाता किया है बहुत बड़े सब्जेक्ट का। इस सब्जेक्ट का ये इस वक्त का बहुत नाजुक सब्जेक्ट है, बहुत सेंसिटिव है। आप जनरल फिजिशियन भी हैं, तो मैं आपकी मौजूदगी का फायदा, वो जो हमारे एक खास है ना, ये कैमरा है आपका, क्या बताएंगे कि आज हमारी ग़िज़ाओं में क्या चीज़ें शामिल कर लें, हम कैसी चीज़ें बेहतर कर लें नौजवानों को, धेड़ उम्र लोगों को, और जो ज़ईफ़ हो रहे हैं, ताकि हम आपके इस हवाले का भी फ़ायदा उठा लें ना। लेकिन बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी और बहुत नाराज़गियाँ भी बढ़ेंगी और बहुत मामला अभी है हमारे पास नहीं, अपने यहाँ नहीं, सामीन को बहुत जी, तो ठीक है हों, लेकिन हम तो जो हमें तो बोलेंगे, बताना है। फिर मैं आऊँगा कि फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ जब फिजिकल एक्टिविटीज़ होंगी तो आपका पूरा बॉडी का सिस्टम भी काम करेगा। ठीक हो गया, ठीक है। बॉडी का सिस्टम भी आपका काम नहीं कर रहा। हर ऑर्गन के, जिस्म के हर ऑर्गन का एक टाइम मुकर्रर किया है अल्लाह ने। वजअलना लैला लिबासा, है ना, हमने रात को नींद के लिए बनाया। ठीक है, हम तो पूरी रात जाग रहे हैं। जिगर 4 से 6 बजे के दरमियान काम करता है, तो जिगर का कैंसर तो बढ़ना है, जिगर की इन्फेक्शन तो बढ़ना है, क्योंकि जिगर का काम करने का मौका ही नहीं मिलता उसको। उस वक्त हम जाग रहे होते हैं। वो जब रिलैक्स होते हैं, जब वो काम करता है। फेफड़ों का टाइम कुछ और है, दिल को रिलैक्सेशन का टाइम कुछ और है। हर चीज़ को रिलैक्स के लिए अल्लाह ने निज़ाम बनाया हुआ है। बिल्कुल ठीक है ना। इंसानी नसों को अगर खोलें तो 70 किलोमीटर जाती हैं, बना सकता है कोई? एक किडनी फेलियर होती है तो डायलिसिस एक अजाब बन जाता है। इतनी बड़ी मशीन पे भी वो कामयाब नहीं है, बस एक जबरन एक तशद्दुद किया जाता है मरीज़ पे। तो नेचुरल चीज़ों को जब तक हम नहीं अपनाएंगे, ग़िज़ाओं में फास्ट फूड, अब आप आ जाएँ फिर जदीद दौर पे आ जाऊँगा तो फिर नाराज़ होंगे लोग। आप फास्ट फूड ने हमको तबाह कर दिया। डायबिटीज़ क्यों हो रही है इतनी? यही बात है, बिल्कुल है ना। कोविड के बाद से वैक्सीनेशन हुई, उस वैक्सीन का FDA खुद वर्क कर रही है और कहीं किसी हद तक एक्सेप्ट कर चुकी है कि कोविड की वैक्सीन से कार्डियक अरेस्ट यंग एज में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कोविड के बाद से आप अगर बगौर मुतालिया करें तो आपको ये 2 इमराज सबसे ज़्यादा दिखेंगे, और जिस एजेस में कार्डियक अरेस्ट हो रहा है उसमें बचना बहुत मुश्किल होता है। 35 से 50 के दरमियान या 40 से 50 के दरमियान की एज में कार्डियक अरेस्ट के केस बेइंतहा बढ़ा है। क्या सजेस्ट करेंगे, कितने बजे तक सो जाएं, कितने बजे तक आपका जो है सिस्टम जो है होनी चाहिए हमारी?
आजकल के माहौल में कराची में ये नहीं मुमकिन नहीं है कि कोई 8 बजे सो जाए, नहीं मुमकिन ही नहीं, लेकिन- ये तो मतलब फिर तो ना होने वाली बात है। नामुमकिन वाली बात आ जाएगी। लेकिन आज भी मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ जो ज़रा सा सख्ती कर रहे हैं बच्चों के साथ और अपने साथ भी, अपने पर भी तशद्दुद करना पड़ेगा कुछ दिन तशद्दुद होगा, फिर आदत हो जाएगी। मोबाइल बंद करके 10 बजे सो जाते हैं लोग, ठीक है। उनके यहाँ की हेल्थ हम सर्वेस करते हैं बाकायदा, इनको पता है कि इलाके के लोगों के सर्वे करवाते हैं हम लोग, तो उसमें जो लोग 10 बजे सो रहे हैं कराची जैसे शहर में, हेल्दी है उनकी फैमिली, बेहतर है, सर बहुत से बेहतर है। मतलब ये तो कराची की जो लाइफ है ना जी। मतलब मैं ग्राउंड रियलिटीज की बात करूंगा, ये ग्राउंड रियलिटी है। तो 10 बजे तो नहीं, जनरल परसेप्शन नहीं हो सकता ना, तो आप मतलब एक हद तो मुकर्रर करें कि चलें जी बहुत तीर मारे तो आप 12 बजे तक सो जाएं। भाई वीकेंड पे सो जाए ना यार, जुम्मा और हफ्ता मिल जाता है ना, 2 दिन ज्यादा सो लें, इसमें लेकिन मंसूर भाई, किसी न किसी तरह आपको 8 घंटे की नींद लेनी है। जी अब ये बात मैं यही बात कहना चाह आपकी रहा था। जो असल सेहत बात का ये 50% डिपेंडेंसी है वो 8 घंटे की नींद है। बिल्कुल ये है। लेकिन वो टाइम पे है ना, दिन में थोड़ी है। टाइम पे तो है, ये होता है ना उसका कि तो सुबह मैंने कुरान फजर से हवाला पढ़ने दे के दिया बाद ना, सोते मुझे हैं और जोहर हमने के रात बाद को सो आराम के के लिए उठते बनाया हैं, है जी। तो वो 8 घंटे वो 8 थोड़ी घंटे हमें नहीं चाहिए। शुमार हमें होंगे। जो टाइमिंग अल्लाह ने जो हमारी बनाई है तो हमें वो 8 घंटे बिल्कुल। सोना है। और वो 8 घंटे सोने के लिए आपको फिर वो टाइम को मैनेज ही करना है ना। अगर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हर चीज का एक सिस्टम बनाया है, कुदरत और जो निज़ाम है अल्लाह ताला ने जो हमें हमारे बॉडी स्ट्रक्चर दिया है उसमें वो चीज जिसको आप बात कर रहे थे कि वो जो अल्सर और ये इस तरह के कैंसर्स जी, बढ़ रहे बिल्कुल। हैं, तो वो इसीलिए बढ़ रहे हैं कि जो स्टमक हमें चाहिए कि 8 बजे 9 बजे 10 बजे इनफ है ना, उस वक्त हम बरोज खा के मंगा के खा रहे होते हैं, बिल्कुल। और फिर सो जाते हैं 12 फिर बजे, सो 1 जाते बजे हैं। उठते हैं, कहीं जाते नहीं। बाजी भाई कोविड ने हमें एक कमजोर किया, चेंज लाया, बट उस टाइम जो एक सेटअप आया ना, जो एक हमारा कुदरती सेटअप, जो हमें एक बीइंग अ मुस्लिम हमारा अपना भी एक सेटअप है, हम फजर में उठें, कारोबार की इब्तिदा जल्द करें, जल्द मगरिब के टाइम रोशनी का जब ख़त्म हो रहा हो आप बंद करें, घर जाएं, अपनी फैमिली को भी टाइम दें, इशा पढ़ें, थोड़ा खाना खाएं, जो भी अपनी एक्टिविटी करनी है, उसके बाद 9-10 बजे सो जाएं, फिर सुबह फजर में उठें। तो वो एक सेटअप आया था पूरा कोविड के दौरान। इवन इंसानी ज़िंदगी नहीं, जो हमारा माहौल है वो भी उससे सही हुआ। साइंटिस्ट इस बात को प्रूफ कर रहे हैं कि उस टाइम के अंदर ओजोन लेयर जो हमारी ख़त्म होती जा रही थी, डैमेज होती जा रही थी, वो बहुत हद तक रिपेयर हुई, और जो हमारा नॉर्थ पोल है वो उसने बहुत जल्दी रिकवरी की, जिसकी ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं हम, उसने इफेक्ट किया। तो हर चीज़ एक जब कुदरत के निज़ाम पे चलेगी तो वो उसको सही होगी हमेशा से। हम जब कुदरत को चैलेंज करते हैं तो ज़ाहिर है कुदरत हमें चैलेंज करती है हर और चीज़ कहाँ में, नहीं कर रहे हैं हम कुदरत को चैलेंज, हर जगह कर रहे हैं। कैसे आपके जहन में कुछ है, कुछ चीजें बेहतरी की तरफ, मतलब जो लायंस क्लब के हवाले से आप सर्वे कराते हैं या आप कोई इस तरह के वर्कशॉप्स करते हैं, तो कुछ चीजें इस तरह की निकलती हैं? बेसिकली यही है कि कुछ एजुकेशन है जो पेरेंट्स को भी इस टाइम मिलनी चाहिए। जैसे हम लोग अभी मोबाइल के ऊपर बात कर रहे थे, तो एक पेरेंट्स को मोबाइल तो दे दिया बच्चों को, सही है, अगर आपने उनका एक टाइम फ्रेम बांध दिया, बाहर नहीं निकलने दे रहे, बट उसकी मॉनिटरिंग भी है। पेरेंटल कंट्रोल्स होते हैं मोबाइल के अंदर। जी बिल्कुल। आपने यूट्यूब के लिए कितना टाइम देना है बच्चे को, इंस्टा के लिए कितना। आजकल के पेरेंट्स को ये खुद तो यूज कर रहे हैं मगर उनको ये पता ही नहीं है इस चीज का भी। तो जब तक उनको खुद एजुकेट नहीं होंगे, वो जब तक हम उनको एजुकेट नहीं करें कि भाई आपने अपने बच्चे को मोबाइल तो दिया या टैब तो दिया, उस पर पेरेंटल कंट्रोल रखें आप, उसके बाद वो बच्चा यूज कर ही नहीं सकता उस चीज को। बिल्कुल सही है। मोबाइल ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा उस चीज में आपके लिए, टैब उसका बंद हो जाएगा। जब हम उन पेरेंट्स को एजुकेट करेंगे तो पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर उस चीज को करेंगे, तो सिस्टम एक तहत चलता है। अभी हम बात कर रहे थे यूरोप की, तो साउथ कोरिया के अंदर उन्होंने बच्चों को स्कूल में बैग्स नहीं लेके जाने देते थे, वहां पे टैब्स के ऊपर काम होता था। उनकी स्टेट ने इस चीज पे पाबंदी लगाई कि 12 साल तक का बच्चा टैब यूज नहीं करेगा, मोबाइल यूज नहीं करेगा। सही। अब बच्चे बैग पे लेके जा रहे हैं, वही बैक टू द फ्यूचर, बैक टू द फ्यूचर नहीं, बैक टू द पास्ट जा रहे हैं वो बेसिकली। उस चीज को लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैडम ने बोला कि एक फिंगर टिप से जब हम काम करते हैं तो वो हमेशा याद रहता है। अब बच्चों को नोट्स मिलते हैं, वो मोबाइल्स के अंदर आ रहे हैं, उनके पेपर्स चीजें सब मोबाइल्स में आ रही है। बच्चों के पास एक बहाना भी है कि ये है। अब बीइंग अ पेरेंट हमारा ये काम है कि हम उस चीज को पेपर पे लेके आए,
बच्चे का आ रहा है ना यार, बच्चे से बढ़कर तो नहीं है ना, आप प्रिंट आउट्स निकालें बच्चों को दें यार, ये आप इस पे पढ़ें, मोबाइल का टाइम नहीं है ये आपका अभी। मोबाइल के लिए वो जो एज पहले यूरोप कर रहे हैं वही मेरा ख्याल है। मैडम आज के बच्चे को समझाना आसान है नहीं है? आप अपने वालिदैन से किस बात पर जो है वो खामोश हो जाते थे, आर्गो नहीं करते थे? आज का बच्चा आपसे आर्गो करता है? बिल्कुल करता है। आज का बच्चा हमसे हर बात पे करता है, उसको हमसे ज़्यादा अवेयरनेस है कि आजकल के बच्चों को, और वो क्या है कि मोबाइल की वजह से। हमें पहले इतनी अवेयरनेस नहीं अच्छा, थी। हम कुछ लोग जो जगह माँ बाप पे- हमारे हमें पेरेंट्स हमें समझाते थे ना, तो वो हम बात अच्छा, समझ नहीं, जाते कुछ थे जगह पे और खामोश हो positive जाते है, थे हम कुछ लोग। जगह पे पॉजिटिव है और कुछ जगह पे नेगेटिव है, नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा है। जी बिल्कुल। तो Continue कैसे करें कैसे आप? हैंडल करेंगे हाँ। बच्चों को? टाइम, हमें अपने बच्चों को टाइम देना है सही। और उनके टाइम को मैनेज करना है, अपनी फैमिली को टाइम देना है, तो हमारी आगे वाली नस्ल जो है वो बेहतर होगी। अच्छा ज़ाहिरी आप और हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही मसरूफ़ और भाग दौड़ में लगे रहेंगे तो हमारी नस्ल आगे वाली समझे कि बर्बाद नहीं है तो वो। आप खुद भी माशाल्लाह से इतना एक्टिव हैं, काम कर रही हैं, तो आप अपने घर में कैसे कैसे manage मैनेज करती हैं? करती हैं? बहुत मुश्किल है, मैं बता रही हूँ ना, बहुत मुश्किल है। जैसे कि हम लोगों की जो तरबियत थी और आजकल के बच्चों पे बहुत मुश्किल है उनको मैनेज करना, इन सब चीज़ों को लेके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है कि पहले जो मेरे शुरू के बच्चे, बड़े मेरे बच्चे हैं, शादीशुदा हैं, मैंने उनको बड़े अच्छे से पाला, बहुत अच्छे से उनकी तरबियत की, लेकिन अब छोटे वाले को मुझे बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कि उस टाइम पे मैं जॉब नहीं करती थी, अब मैं जॉब करती हूँ, तो ज़ाहिर बात है मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है ये सारी चीज़ें मैनेज करना। लेकिन आज की औरत बहरहाल ये सारी चीज़ें मैनेज कर रही है। मैडम आप भी अपने बच्चों को, मैडम के महल्ले के बच्चे हैं, मैडम के बच्चे नहीं हैं, मैडम महल्ले के बच्चों को पढ़ाती हैं, तो उनको भी पढ़ाती हैं मैडम। हाँ, अरे डॉक्टर साहब, नहीं तो ये डॉक्टर कंटिन्यूटी साहब- बन गई है जी। डॉक्टर साहब 3310 का दौर इतना पुराना तो नहीं था, 2007-8 हाँ, 2007-8 में जो है मैडम सिर्फ 20 साल की थी और आज 2025 में मैडम 22 साल की हैं। 22 साल की नहीं, 2 साल बढ़ गए। पठान की एक ही बात है क्या इतनी उम्र नाज़रीन, यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आ गए हैं और ब्रेक से वापस आने के साथ साथ हम अपने वापस मुड़कर आएंगे क्योंकि बहुत अहम गुफ्तगू हुई। हमें अपनी नस्ल को बचाना है तो बहुत सारी चीज़ों को बेहतर करना होगा। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि जिस्मानी तौर पर आपको ये चीज़ें करनी हैं, लेकिन जैसे हमने प्रोग्राम की इब्तिदा में बात की थी कि हर वो शख्स, हर वो इदारा हमारे लिए मोहतरम है जो कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा कर रहा है। डॉक्टर साहब ने जिस्म की बात की, अब रूह की बात भी वापस करना शुरू करते हैं। मौसीकी रूह की ग़िज़ा, ठीक है, और आप वो रूह की ग़िज़ा जो है वो फराहम करने का हवाला आपने बनाया है, तो कौन जो है वो उसमें परफॉर्म करेगा और किस तारीख को हो रहा है? लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे तो ये कैमरा है आपका। जी, हमारा ये 2 नवंबर को है, सांवल संगत और लायंस क्लब के साथ मिलके। इसमें सिंगर हैं हमारे साथ करम अब्बास, और ये तकरीबन संडे है और 7 साढ़े 7 तकरीबन बजे संडे तक क्या हमारा- मतलब बोलो? नहीं नहीं, कोई टाइमिंग टाइम 7 साढ़े 7 की है हमारी। और इसमें जो आना चाहे, हमारे साथ जुड़ना चाहे, हमारे इस तो प्लेटफॉर्म आपने में कोई हमें टिकट रखा है या मतलब नहीं, जो दोस्त हैं वो अपने उसके साथ आ सकते हैं कुछ? जी डॉक्टर साहब, कुछ चूंकि आप भी नहीं, लायंस क्लब हाँ हाँ भाई, हिस्सा है। मौसीकी एक शौक़ है ज़ाहिर है, और बहुत ज़माने दराज से और बहुत प्रोग्राम हम भी ऑर्गेनाइज कराते रहे हैं। हमारे भी कन्वेंशन और इंस्टॉलेशंस में म्यूज़िकल शो बहुत होते रहे। तो अब फिर एक मौका मिला है, एक अच्छा साथ मिला है, एक टीम मिली है, तो
बच्चों की न्यू जनरेशन को एक्टिवेट करने के लिए एक चीज़ ये भी बहुत कारगर होगी मेरी नज़र में। डॉक्टर साहब आपका चूंकि मैं आपकी इस सारी एक्टिविटीज़ से भी थोड़ी सी वाकफियत रखता हूँ जी। कि आप कल्चरल एक्टिव भी हैं, सोशल एक्टिव भी हैं, तो एक फेज से आप गुजरे हैं जिसको नौजवानी जवानी कहते हैं। इतना खूबसूरत आदमी, ऐसा बांका सजीला सा नौजवान, तो कहाँ कहाँ जो है वो पता चलता था कि वो लड़की भी इंटरेस्टेड है, वो भी इंटरेस्टेड है, वो भी इंटरेस्टेड है, वो भी इंटरेस्टेड, थोड़ा सा बताएं ना। जब बड़े शरीफ हुआ करते थे, सर आप होते थे ना, मुफ्ती नहीं कराते थे। मतलब पता तो चलता होगा ना, ऐसा तो इतना खूबसूरत मतलब एक नौजवान निकला है कॉलेज से, तो पीछे ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ लड़कियों को लड़के ही देखते हैं। ऐसा बांका सजीला निकलेगा तो फिर लड़कियां भी देखेंगी ना, पता तो चलता होगा। पता तो चलता है। कितने कितने हिसाब अगर लगाएं उसकी कोई फिगर पे जाते हैं? उस दौर की बात को नहीं है, इस दौर की। उस दौर से शुरू होकर इस दौर तक आए। उस दौर में तो 70% लोग देखते थे, अरे वाह 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 वाह। और इस दौर में वो परसेंटेज अब बहुत कम हो गई है, क्योंकि इतना कॉमन हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये यहाँ से पहले डायलॉग आपने बात पिक की मेरी, बहुत बारीक बात की है मैंने। जी, 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 बहुत common हो गया है। Psychologically बहुत बारीक बात की है मैंने। जी, तनवीर साहब देखा सुना है ना? तनोली साहब की तरफ भी वो आते थे, मुत्तफिक साहब ने होंगे, पहले भी वो बताया था। मुत्तफिक होंगे इस बात से। पहले भी तनोली साहब बजी भाई की तरफ पहले आ जाओ। तनोली साहब का ये कहना था कि आपके जब ये वाली गुफ्तगू स्टार्ट होती है ना, तो घर वाले जो है ना वो परेशान हो जाते हैं। तो ये मुझे लगता है हमारा जो मॉर्निंग शो है ना, ये स्पेशली लगा कर देखा जाता होगा घरों में, ताकि पता चल सके कि आखिर हमसे पहले क्या गुजरा था। नहीं, आप बताइए अपने बारे में। बहुत सारे मॉर्निंग शोज में जाना हुआ है, लेकिन आज जरा कुछ इनफरादियत दिख रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक जुमला रह गया, वो भी आप क्लियर कर दें कि कहाँ पहली नजर जो थी ना, वो जब आतिश जवान था, तो कहाँ दिल की धड़कन जो थी अचानक तेज हो गई कि यार ये तो मतलब बहुत ही कमाल हवाला है। तो ऐसा कहाँ हुआ? ये उस वक्त तो कई जगह हो रहा होता कई जगह हुआ। वेरी गुड। अच्छा, तो आपने रियलिटी घर वालों को आपने बताया कि जी बिल्कुल कहाँ जाना है, या घर वालों ने बताया कि भाई ये ला रहे हैं? दोनों काम होते हैं। नहीं दोनों बातें। दोनों बातें थी। आपने घर वालों को बताया, घर वाले ले आए? मुशावरत के बगैर नहीं होता था कुछ कभी। अच्छा, माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकम्मल और बेहतरीन जिंदगी अल्हम्दुलिल्लाह, भाभी के साथ, बच्चों के साथ, जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। ये लड़का जो है ना, ये जिस वक्त डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, वजी भाई की जो मुस्कुराहट थी ना, वो बहुत ही कोई कातिलाना थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। बस हमारी तो एक ही वाइफ है भाई, एक ही है अभी तक। इस महंगाई में डॉक्टर साहब आपकी 3 है। यार देखिए कैसी बातें कर रहे हैं। पता है यार, एक ही है ना भाई, एक ही को निकले तो बहुत है। नहीं तो वाइफ वो शुरू से लेके आखिर तक एक बड़े ही भाई है। की 4 है। ये इनकी होगी मेरे को। तनवीर साहब को एक और शेर याद आ गया। भाई अता कर दें। हुजूम में गम मेरी आदत बदल नहीं आए। सकता, मैं क्या करूं, मुझे आदत ये है आदत है मुस्कुराने मुस्कुराने की। की। अच्छा, मुझे एक और इस पे आ गया। वो ऐसे ही दोस्तों की महफिल में बैठ के हजल की बात हो रही थी जी। कि वो फराज की जमीन में था कि सुना है इश्क में, ये दिलावर बिगार भाई ने लगाया था, सुना है इश्क में मुश्किल है मैट्रिक करना, रिजल्ट कुछ भी सही फॉर्म भर के देखते हैं। तो मैंने उस पे लगाया था कि वो 4 करके भी खुश है तो लोग हैरत से देखते हैं। वो 4 करके भी खुश है तो लोग हैरत से जहां में मौजज़े उसके हुनर के देखते हैं। तो वापस इस लड़के पे आते हैं, फिर आपकी चारों बेगमात पे बात करेंगे। नहीं है, एक ही है। चलें जी। ऐसा कुछ रहा नहीं कभी। क्यों नहीं रहा? बस वो मैं भी एक शेर मतलब दूं ना। ऐसा कौन? नहीं, ये कितने तो शरीफ आप बच्चे हैं आप? ऑफिशियल बात कर रहे हैं। ऑफिशियल बात नहीं है। एक टाइम होता है कॉलेज का, लाइफ उसी टाइम का तो उसी पूछ टाइम रहे हैं, आज का नहीं थोड़ी होता पूछा है। है। उसी टाइम में उसी टाइम में एक पसंद आई और वही आज तक हमारे साथ है। हाय तो कैसे पसंद हाय आई? हाय हाय। वी आर क्लासमेट्स, क्लासमेट्स। तो हमने आपने college बताया complete घर वालों किया। को? हाँ, घर वालों को बताया, लव थी बट उसको प्रॉपर अरेंज किया हमने उस तरीके से। जिंदाबाद। तो उसके बाद तो पहली मोहब्बत का इजहार क्या था आपका, वो बताओ। हाँ तेरी मैडम, इसका नाम बहुत जबरदस्त है। ओए मैडम ने छक्का मार दिया जी। इजहार मोहब्बत करवा रहे हैं जी हम। नहीं, हमारा कॉलेज खत्म हो चुका था, एक तरफा मोहब्बत थी आपकी तरफ से? मेरी तरफ से। तो
कॉलेज ख़त्म हुए भी तकरीबन 2 साल हो गए थे। उसके बाद एक इवेंट में हम लोग मिले थे कॉलेज के उसमें। उसके बाद नंबर्स एक्सचेंज होते हैं जैसे पुराने फ्रेंड्स में। उस वक्त आ गया मोबाइल आ नहीं था गया सर, आ गया था 2 साल बाद। मोबाइल नहीं था उस टाइम। अच्छा 3310 3310 था मेरे पास, बट उनके पास नहीं उनके था। पास नहीं था, भाभी के पास हम नहीं था। घर पे फोन फिर करके इन्होंने बात देवाया। की थी हमारी। तो जस्ट जैसे कि एक पुराना सेटअप होता है कि कजन थी, उनके थ्रू फोन किया, जब उन्होंने उठाया वहां पे बात की, कोई मिलना चाहते हैं, मिले, बाहर जाके उस टाइम इजहार मोहब्बत किया। तो कैसे, वही तो पूछ रहे हैं मैडम, कैसे? जैसे करते हैं। नहीं देखिए, हर जगह ना लाइंस अलग होती है, आपकी लाइंस क्या थी? हाँ, वो ताकि हम अपने अगले ड्रामे में डालें। स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। मैंने कहा था कि जी मैं आपको पसंद करता हूँ और रिश्ता भेजना चाहता हूँ घर पे। उन्होंने बोला सही, आप भेजें। भाभी का रिस्पांस क्या था? चल झूठे। नहीं, उन्होंने बोला था सही, आप भेजें, इसके बाद देखेंगे। नहीं, प्यार देखें, तकरार भी तो प्यार का ही हवाला है ना। तो इतनी आसानी से कैसे मान गई भाभी? मान गई? चले, अल्लाह ताला सारे और अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। अल्लाह ताला इसी तरह सब अच्छा रखे। बड़े भाई मैं अपने नाजरीन को बता रहा हूँ, खबरदार किसी ने तनोली भाई से ये पूछा कि भाई दूसरी, तीसरी और चौथी कहाँ है? भाई एक ही है, एक ही है भाई, एक है, एक ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह नेक है। बिल्कुल, उसी के साथ सारी जिंदगी बेहतरीन गुजरी है। बिल्कुल गुजरी है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसा तो नहीं कोई दस्तक देता हो कि मेरा एक्सक्यूज ख्याल मी है आपके सर। प्रोग्राम में पहले भी एक दफ़ा मैंने एक बात की थी। हमारे टाइम पर जो है ना, ऐसा नहीं होता था कि मैं किसी को देखा, या हमारे टाइम पे तो ये हुआ है। अब्बा भी तो इतने तगड़े होते थे। तगड़े क्या, मैं तस्वीर दिखाऊं आपको अपने वालिद साहब की, आप देखेंगे ये बड़ी बड़ी मूछें मेरे वालिद साहब की है। तस्वीर दिखाऊंगा अभी प्रोग्राम खत्म होने के बाद। ये बड़ी और 9-10 फुट का कद माशाअल्लाह, बताऊंगा आपको। तो मैं सऊदी से वापस आया 3 दिन रहा। चौथे दिन अब्बा ने कहा आपकी शादी की तैयारी हो रही है। शाबाश। ठीक है, हाँ जी, सुने तो सही। अच्छा जी, शाम को आए, बोला मैं आपकी मंगनी करके आ गया हूँ। डरते डरते बाप से पूछा या बहनों से, किसी से, माँ से जाके पूछा लड़की कौन है? नहीं, वालिद साहब ने खैर खुद बताया। अच्छा। कि क्योंकि 3 दिन बोला मैं मंगनी कर आया हूँ और 3 दिन के बाद आपकी शादी है। सही है। 3 दिन के बाद आपकी शादी है। हमारा सर ऐसे था, क्योंकि हमारे अंदर एक सिस्टम है बरादरी के अंदर, हमारे वालिदैन का, और शुरू से अब थोड़ा सा चेंज हो गया, पहले ऐसे नहीं था। सही है। तो हमारी बरादरी के अंदर भी और हर बरादरी के अंदर तकरीबन ऐसे ही है कि बड़े बुजुर्ग जो बात कह देते थे वो लब्बैक होती थी। तो हमारे वालिद साहब ने कहा, हमने सर झुकाया, आमीन की, शादी हो गई तीसरे दिन। नहीं, ये वालिद साहब ने उस वक्त बताया कि मंगनी कहाँ करके आया हूँ? हाँ, वो उसने बताया। जाहिर है मेरी फूफी है, मेरी फूफी थी उनके घर पे। नहीं तो मेरी फूफी मन साथ में जो थी। है वो ख्याल आया कि यार ये ठीक हो गया यार, या कुछ धड़का लगा रहा था कि नहीं? असल में ऐसी सोच ही नहीं उस टाइम पर। असल बात ये देखे ना, मैंने आपसे अब बात आता हूँ फिर उस तरफ, जो आजकल का जो माहौल है और उस टाइम के माहौल में 200% का फर्क है। उस टाइम के माहौल में मैंने आपसे कहा ना कि हम बाहर निकलते हैं तो आंखें नीचे होनी चाहिए, उस टाइम ये माहौल था। और अब हम बाहर निकलते हैं, अगर हम नहीं, मकसद आजकल की जो नौजवान नस्ल है तो वो पहले ऐसे करती है, ऐसे करती है, ऐसे करती है, फिर वो गेट से बाहर पाँव रखती है। असल चीज़ ये है कि जब आंखों की शर्म ख़त्म हो जाए ना इंसान की, तो फिर समझो सब चीज़ ख़त्म हो गई। हमारे टाइम पे, हमारे वक्त में आंखों में शर्म थी, हया थी, वालिदैन के सामने हम खड़े नहीं हो सकते थे। हम इस तरीके से थे कि अब थोड़ा सा बात ये कि मेरी शादी को तीसरा दिन था, बारिश हो रही थी और 9 बजे का टाइम था हमारे घर में दाखिल होने का। मेरी शादी हुई थी और 9:30 बजे मैं गेट पे पहुंचूं, मेरे गेट पे ताला था। और बाहर हमारे रक्शे गाड़ियां खड़ी होती थी, उस कचरे के अंदर मैं सोया हूं पूरी रात और बारिश हो रही थी ऊपर। हालांकि फजर के टाइम पे मेरे वालिद साहब ने दरवाजा खोला और आवाज दी, चलो आ जाओ। सुकून आया आपको लेट आने का मकसद? तो बात वो है डॉक्टर साहब की कि बंदा जब अपने टाइम पे घर पहुंचेगा और अपने टाइम पे जब सोएगा तो उसकी थकावट, उसका जहन, उसको इतना सुकून मिलेगा। जब फजर के टाइम वो उठेगा ना तो उसको मकसद वो इतना रिलैक्स होगा कि उसकी वो टेंशनें ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, फिर हमारे साथ शायद अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, हमारे वालिद साहब के जब मेरी शादी हुई उसके तकरीबन ये समझ लें आपके, मेरा ख्याल है 4 या 5 साल हमारे वालिद साहब जिंदा रहे, जिनकी कमी हमें मेरे को आज तक महसूस होती है। उसकी वजह ये है, बाप की कमी कभी नहीं पूरी नहीं
बाप तो हर एक के होंगे, माँ भी हर एक की होंगी, मगर हमारे वालिद साहब कुछ मुख्तलिफ थे। और मुख्तलिफ इसलिए थे वो कि उनकी जो वो सख्तियाँ थी ना, आज हमें खुशी महसूस हो रही है। ये आंसू जो निकल रहे हैं ना इस टाइम पर, ये आंसू जो निकल रहे हैं सिर्फ उस खुशी के निकल रहे हैं कि उन्होंने जो माहौल हमें दिया था ना, उस माहौल ने हमें जो है ना आज इस मुकाम तक पहुँचाया है कि दूसरे की माँ बहन की भी इज़्ज़त करना, अपनी भी माँ बहन की इज़्ज़त कराना। वो वालिद साहब की अगर सख्तियाँ नहीं होती तो शायद हम पता नहीं क्या होता। अल्लाह करीम है और अल्लाह ताला ने खैर अल्लाह की। ताला सबके वालिदैन को सलामत रखे, आमीन आमीन। जिंदगी दे। और बिल्कुल 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 चाहिए। सिर्फ कानून किताबों में कोर्ट वाल नहीं है कि जज साहब, सेल्फ सेंसरशिप जो है ना अच्छा, वो भी डॉक्टर साहब, एहतसाब का घर अमल की भी आपकी कवानीन अपनी होनी जात में भी होना चाहिए। आपने अगर चीज का टाइम आप मुतय्यन अपने किया घर को हुआ ही है, नहीं संभाल सकेंगे तो उस बाहर वक्त जाके आप क्या जीरा करेंगे? करें, उस वक्त आप जीरा करें। चले ताले ना भी डालें, लेकिन आप शुरू में जीरा तो करें। 9 बजे तो 9:15 क्यों बज गए? अच्छा नहीं डॉक्टर साहब, आजकल क्योंकि यही बात करें ना, थोड़ा सा सीरियस हो रहा है फिर टॉपिक के। नहीं मैडम आप ही गिरती हैं, वो हमें बताया हुआ है उधर ऊपर जो लोग बैठे हैं ना नहीं, असल में जब बताते हैं सवाल, मैडम। मैडम जब सवाल ऐसा होता है ना तो सवाल के साथ साथ फिर सीरियस जी, होता है। बिल्कुल। सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। फिर वो बढ़ती है इंसान और- की, क्योंकि ये जो आवाज होती है ना, ये यहाँ से नहीं निकलती, ये यहाँ से निकलती है आवाज इंसान के, और यहाँ से जो निकली हुई आवाज होती है ना तो वो अर्श को भी हिलाती है। बिल्कुल बात बिल्कुल ये ऐसे है। ही और देखें। ऐसे फोरम्स की आवाजों को किसी को भी हल्का ना लें। बिल्कुल सही है। ये बात जितने लोगों को जाएगी, अगर 100 में से किसी एक के भी दिल में उतर गई तो आपका सब कुछ वसूल। ये मेरे अच्छा, आंसू ऐसे डॉक्टर नहीं साहब, निकले, मेरे पहले आंसू जो ऐसे नहीं चीजें निकले, होती थी ना, मेरे आंसू ऐसे नहीं निकले। मेरी जाहिर है कि अगर कोई शख्स अच्छा किरदार का मालिक होगा तो कम से कम वो अपनी औलाद को भी अच्छे रास्ते पे लगाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। और यही चीज़ें होती हैं। अब मादरत के साथ के हमारा जो माहौल है ना, मैंने कहा मैं हर एक को तनकीद करना तो जानता हूँ मगर इस्लाह करना नहीं जानता। बिल्कुल। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि मुझे फिर याद आता है कि ऊपर कोई ना कोई अता कीजिए। अता करें हम। तुमको तनकीद का हक है, मगर इस शर्त के साथ जायजा लेते रहो अपने गिरबानों का। बेशक वाह, वाह, यही वाह, बात है, यही बात कह रहा हूँ। बिल्कुल इसी ऐसा ही बात है, को कह रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें सेल्फ बिल्कुल, हवालों में भी बिल्कुल, देखना यही है। मैडम हमेशा ये बात करती हैं जब भी खास तौर पे हम कोई संजीदा हवाले को टच कर रहे होते हैं कि हमें अपने आप को भी बेहतर करना है। एक बात निकली थी जो कहीं दब गई कि एक औरत ही जो है वो संभाल ले अगर आदमी आज की सोसाइटी में, तो बड़ी बात है। ये मजाक के पैराए में निकली थी, लेकिन फी ज़माना जो महंगाई के मामलात हैं, जो बाकी मामलात हैं, आप समझती हैं कि एक छोटा सा घर बन जाता है उसको संभालने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप इधर उधर ना भटकें। जी बिल्कुल, औरत को संभालना चाहिए अपने घर को लेके चलना चाहिए, बच्चों को लेके चलना चाहिए, ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली को देना चाहिए। सिर्फ औरत पे ही जिम्मेदारी यही है? नहीं, आदमी पे भी है, जाहिर बात है कि देखिए गाड़ी के दो पहिए। आप इनको जो है वो दौराने शो भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसलिए कि ना जो बात आप कह रहे हैं ना, जी जी, उसको मैं थोड़ा सा बात करता चलूं। जी। देखें, बिल्कुल इस टाइम जो हालात चल रहे हैं ना, एक शख्स अगर घर का फर्द वाहिद हो ना तो वो घर का खर्चा पूरा नहीं कर सकता। अब हमारी बेटी या बहन दरवाजे से जब बाहर निकलती है तो वो किसी मजबूरी के तहत बिल्कुल निकलती ऐसा ही होगी। है, बिल्कुल ऐसा। ठीक है? जिस सोसाइटी में आपको अच्छा, काम करना है, अच्छा, आगे जब- बढ़ना है, मैनेज हाँ, करना तो है। जब मजबूरी से निकलती है, इसका गुनाह भी, इसकी जजा भी, इसका सवाब भी। सवाब तो मिलेगा, वो अपने बच्चों को लिए देगी या घर के लिए लेके आएगी, लेकिन जो गुनाह होगा ना, मैं खुलेआम में ये बात कहता हूँ कि वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे होगा। पाकिस्तान एक इस्लामी ममालिक है, इसको चाहिए कि लेडीज घर से बाहर क्यों निकले जरूरत के, हाँ इतनी इमरजेंसी हो कि वो निकले, ठीक है, लेकिन लेडीज क्यों निकले? अगर आप घर की दहलीज तक इतना पहुंचाएं कि वो लेडीज मजबूर हो के घर के अंदर खुद बैठे, तो जब गवर्नमेंट हमारी पाकिस्तान, देखे ना हजरत उमर के टाइम पे भी तो था, उन्होंने भी तो इंसाफ दिया था, आज इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा हमारे भाई को? देखें, वो बात बहुत दूर निकल जाएगी। वो बात ये, हदीस भी असल है में कि मैं आप थोड़ा छोटे जज्बाती शहर- भी हो जाता हूँ बात के अंदर। छोटे शहर बसाएंगे, जब 4 करोड़ की आबादी का शहर होगा ना, तो वहां पे फिर वो हजरत उमर का जो लॉ है ना, वो इम्प्लीमेंटेशन करा ही नहीं सकते आप किसी सूरत। हर अब चीज जदीद दौर अनकंट्रोल है, हो जाती है। लेकिन भाई अब जदीद दौर है, पहले नहीं हो सकता था, अब तो हो सकता है बड़े जदीद भाई दौर में। असल में जब बेलगाम शहर है ना, आप एक सिस्टम के तहत बसे हुए नहीं ये हैं। सिस्टम अगर ही तो आप कह रहा हूं। सिस्टम के, और वही जो असल तो आप बात सिस्टम कर रहे पे बात थे कर लॉ रहा की हूं मैं। इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ तो सिर्फ कानून बनता है
वजी भाई, गरीबों के लिए कानून अच्छा, सिर्फ देखें। बनता है, और अगर है तो वो गरीब आदमी पे लागू होता है। हाँ। अच्छा अपना- मंसूर, आप अपनी जगह भी सही है, वो अपनी जगह भी सही है, क्योंकि आज भी आप अरब ममालिक में जाए ना, तो वहाँ पे जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो लॉ था वो आज भी फॉलो होता है बहुत सी जगहों पे। मगर बात देखें, पता है सिर्फ क्या आ जाती है, हम लोग, फिर मैं वहीं पे आऊँगी घूम फिर के, क्या हम लोग मगरिबी कल्चर को फॉलो करने के चक्कर के अंदर हमारा जो माशरा था, हमारी जो तहजीब थी, हम उससे दूर हो चुके हैं। ये बात, ठीक ये है? आपकी बात हम सही है। अपने दीन से दूर हो चुके हैं। आज के जदीद दौर को देखें ना, तो आज के जदीद दौर में रहते हुए भी हम अपने तहजीब के और करीब आ सकते हैं। ठीक है, हमने अपनी तहजीब के साथ दोस्ती को ख़त्म कर दिया। जब हम, जाहिरी बात है, जब आप अपने घर से दूर हो जाएंगे, आप किसी गैर मुल्क में जाकर बस जाएंगे, तो नताइज तो यही होंगे ना एट दी एंड। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है मैडम। पता नहीं, आपकी इस दानिशवराना गुफ्तगू में हमें टाइम का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि कब हमारे शो का टाइम ख़त्म हो गया। और मुझे टॉक बैक पर हमारे डायरेक्टर साहब बता रहे हैं कि आप लोग इतनी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, दिल तो नहीं चाह रहा था कि आपका प्रोग्राम ख़त्म किया जाए, ख़ास तौर पे जब मैडम बात कर रही होती हैं और मैडम कोई जो है वो दर्स दे रही होती हैं, जब कोई स्पीच कर रही होती हैं, जब कोई बात समझा रही होती हैं, तो मैडम जो है, मैडम के अंदर एक दानिश्वर भी मौजूद है, वो बाहर आया हुआ होता है। शर्मीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पे तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामती दे, इसी तरह आप खिदमत करते रहें और इसी तरह आप सब जो है वो शहर की खिदमत करते हैं। वजी भाई, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बड़े भाई तनोली भाई, आपका तो मोहब्बतों का हवाला है हमारा, और तनोली भाई ने ब्रेक में हमें एक बात कही है कि बहुत जल्द जो है वो आपकी दावत करने वाले हैं। दावत तो कोई इंशाल्लाह। मसला नहीं है, जब दिल करे दावत का तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नाज़रीन, बिल्कुल डॉक्टर साहब भी आए, बिल्कुल आए हैं, बिल्कुल आएंगे, वेलकम। बिल्कुल और आएंगे। वो जंगल है। आखिरी एक जुमला था, वो आप पिछली दफा आप आए थे तो आपने बताया था आपके जो भाई हैं जी, जी। वो वापस कब आ रहे हैं? इमरान दिसंबर, खान, इंशाल्लाह इनके भाई इमरान खान। मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया में है, इमरान खान। और एक चीज और बता दूं आज बस आपको। टाइम खत्म हो गया, हाँ, बस बहुत मैं मुख्तसर। सिर्फ एक ही अल्फाज कहूंगा कि इंशाल्लाह दिसंबर में वो आएंगे, वहाँ पे वो सेनेट के इलेक्शन भी लड़े। पहले मुस्लिम थे, अब एक मुस्लिम और लेडीज जीती है वहाँ पे, माशाल्लाह। अभी आज तकरीबन 4 दिन हुए। सही। तो अब दोबारा सेनेट के इलेक्शन दिसंबर में आएंगे। दिसंबर में आ रहे हैं इंशाल्लाह इमरान फिर खान, छोटे बात को इनके भाई इमरान खान तनोली। इमरान खान तनोली। हाँ, तनोली साहब आ रहे ठीक है, तो नाजरीन वक्त खत्म हो गया। मैडम, आपकी तरफ से भी मैं इजाजत ले लूं? आपकी इजाजत है? नहीं, ऐसा नहीं हो, मैं आपके जहन में कोई लाइन हो तो फिर आप। नहीं, देखिए टॉपिक ऐसा था क्योंकि मेंटल हेल्थ के हवाले से बात हो रही थी, अवेयरनेस के हवाले से बात हो रही थी, तो वाकई जितनी बात की जाए उतनी कम है। फिर वही कहूँगी कि कहाँ से शुरू किया था, कहाँ आके ख़त्म हुई, ये बात तो समझ ही नहीं आ रही ना। घूम फिर के फिर हम वही नुक्ते नज़र पर पहुँचते हैं। और फिर एट दी एंड यही कहूँगी कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारा दीन है, उसके साथ बस जब तक जुड़े रहेंगे तो हम कभी भी नहीं भटकेंगे और इतने मसाइल ही पैदा नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और, नाजरीन, किसी शायर का शेर यहाँ पे आपको सुनाते हुए इजाजत दूंगा कि अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, खाक हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे, अपनी मट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे जो फिसल जाओगे। बस आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। बात दिल से दिल तक जाने दो, हर लम्हा